हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गौरव कपूर आज आपके लिए लेके आया हूँ यूज़ ऑफ मैक्रोज इन सी। तो पिछले वीडियो में जो हमने देखा था वो था मैक्रोज और मैक्रोज के एक्सपेंशन या फिर मैक्रो के एक्सप्रेशन। इस बार हम देखेंगे मैक्रो विद आर्ग्यूमेंट्स एंड मैक्रो वर्सेस फंक्शंस और साथ में फाइन इंक्लूजन्स, कंडीशनल कंपाइलेशंस, हैश इफ एंड हैश एलिफ डायरेक्टिव्स और मिसलेनियस डायरेक्टिव्स और प्रैग्मा डायरेक्टिव्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अब देखेंगे फाइल इंक्लूजन्स तक। तो चलिए शुरू करते हैं मैक्रोज विद आर्गुमेंट से। अब जो हमने पिछली बार हमने देखा था हैश डिफाइन। उसके बाद हमने यूज़ किया था मैक्रो का टेम्पलेट और मैक्रो का एक्सपेंशन। हैश डिफाइन होता था कंपाइलर को बताने के लिए कि हमें मैक्रो यूज़ कर रहे हैं, और मैक्रो का टेम्पलेट देते थे उसके बाद, और मैक्रो का टेम्पलेट जहाँ जहाँ मिले उसको चेंज करना है मैक्रो के एक्सपेंशन से। तो आज मैक्रो का एक और नया यूज़ देखेंगे जहाँ पे होगा मैक्रो विद आर्ग्यूमेंट्स। मतलब कोई भी मैक्रो लिखते हैं हम उसको आर्ग्यूमेंट्स की तरह आर्ग्यूमेंट्स भी दे सकते हैं उस मैक्रो में। तो देखिए यहाँ पे एक मैं आपको एक फंक्शन लिखता हूँ, प्रोग्राम में देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे मैक्रो, जो लिखेंगे हैश डिफाइन से, जो कि हमारे पास डायरेक्टिव होगा। उसके बाद हम लिखेंगे मैक्रो का टेम्पलेट, जो है हमारे पास एरिया। ठीक है, और एरिया के अंदर हम देंगे आर्ग्यूमेंट जो कि हमारे पास होगा एक्स। अच्छा, अभी एक चीज़ का ध्यान दीजिए, इसके बीच में आप ये स्पेस नहीं दे सकते, नहीं तो ये एक्स को एज ए ट्रीट करेगा एज एन मैक्रो का एक्सपेंशन। तो आर्ग्यूमेंट देने के लिए हम सिर्फ ऐसे ही लिखेंगे जैसे फंक्शन के अंदर लिखते थे। इसके बाद स्पेस देंगे और हम उसका एक्सपेंशन लिखेंगे। एक्सपेंशन क्या होगा? 3.14 इंटू रेडियस, यानी कि एक्स इंटू एक्स। तो ये हो गया मेरे पास सर्कल के एरिया का फॉर्मूला। और मैं यहाँ पे लिखूंगा मेन, और मेन के बाद मैं आपको पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखूंगा, जो कि होगा रेडियस 1 इक्वल टू रेडियस 1 की कोई वैल्यू 6.25 लगा लीजिए, और रेडियस 2 इसकी कोई वैल्यू देंगे 2.5 देते हैं। ठीक है, और साथ में एरिया भी निकालना है हमें, और साथ ही हमें करना है एरिया का हम फॉर्मूला लिखेंगे, जो कि होगा हमारे पास एरिया के अंदर हम वैल्यू देंगे r1 रेडियस 1, और इसी के साथ हम एरिया के अंदर वैल्यू देंगे r2 और प्रिंट एफ कराएंगे। प्रिंट एफ के अंदर हम लिखेंगे बैकस्लैश n, जो कि हमारा नेक लाइन होगा, और एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल इज इक्वल टू परसेंटेज f, क्योंकि फ्लोट है, और a कोमा लगा के a। ठीक है, और वैसे ही एरिया ऑफ सेकंड सर्कल भी प्रिंट हम कराएंगे। ये हो गया हमारे पास सेकंड सर्कल का एरिया। सही है, और ये इनको कर देंगे बंद, ये ज़रूरी है। अभी देखिए यहाँ पे इस पूरे प्रोग्राम में मैंने एक छोटी सी गलती कर रखी है, बताइए क्या? पॉज कीजिए और देखिए, होप आपने फिगर आउट कर लिया होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने बड़ा एक्स लिखा है कैपिटल से, और यहाँ पे दोनों स्मॉल लिखे हैं। सही है, तो चलिए इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं एरर क्या आता है। हमने इसको रन किया और ये देखिए यहाँ पे एरर आया। हम एरर को एक्सपेंड करके देखते हैं। एरर को एक्सपेंड किया तो एक्स इज अनडिक्लेयर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हमें यहाँ पे भी देखनी पड़ेगी कि हमें जो वैल्यूज़ लिखनी है वो कैसे लिखनी है। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। इसको हम रन करते हैं, और ये देखिए हमारे पास फर्स्ट सर्कल का रेडियस आया, सेकंड सर्कल का रेडियस आया, या एरिया आया, सॉरी, एरिया फर्स्ट एंड सेकंड सर्कल आया। सही है। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास एक चीज़। अभी जो दूसरा जब मैंने आपको बताया था कि बीच में इसको स्पेस क्यों नहीं देना। अच्छा, अगर हम स्पेस देंगे तो ये इसको एज एन एक्सप्रेशन ऑफ दिस टेम्पलेट ऑफ मैक्रो टेम्पलेट का एक्सपेंशन मान लेगा, तो इसलिए इसमें भी इसको एरर देगा। तो रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे एरर आया, और हम एक्सपेंड करते हैं तो एक्स इज अनडिक्लेयर्ड, राइट, अगेन, क्योंकि वो एक्सपेंशन मान लिया और एक्सपेंशन की कोई वैल्यू नहीं दे रखी, तो इसलिए यहाँ पे भी एरर आया। सही है, तो अब हम देखते हैं कि जब हम यहाँ पे हम पैरेंथेसिस नहीं लगाते तब क्या होगा।
इसको करते हैं, हम हटा देते हैं और कोई और फंक्शन, कोई और बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो हम चेक कर चुके हैं। अभी हम लिखते हैं कि कोई भी वैल्यू है उसको उसको उसके स्क्वायर से या फिर किसी और वैल्यू के स्क्वायर से हम डिवाइड करते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे मैक्रो हैज डिफाइन, और वैल्यू का वो दिया मैंने स्क्वायर, और साथ में दे दिया आर्ग्यूमेंट, दे दिया n। यहाँ पे मैंने अभी लिखा n इंटू एन। ठीक है, यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस नहीं लगाया, ध्यान दीजिएगा। मेन के अंदर मैंने किया इंटीजर j, और j की वैल्यू मैंने प्रिंट करवाऊंगा 64 डिवाइड बाय स्क्वायर, और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ, वैल्यू डाल देता हूँ 4। ठीक है, और यहाँ पे करता हूँ प्रिंट एफ, जिसके अंदर मैं j की वैल्यू लिखूंगा, j इज इक्वल टू मॉड्यूलस या फिर परसेंटेज d और j। अभी क्या आंसर आना चाहिए? 4, राइट? पर आंसर क्या आएगा देखते हैं। 64। अरे चौकिए मत, हमने गलती की है इसलिए आया। देखिए, यहाँ पे हमने स्क्वायर n इक्वल टू एन इंटू एन लिखा, तो यहाँ पे जो हुआ ना चेंज, वो ये हुआ कि जब हमने n इंटू एन लिखा तो जो हमारी वैल्यू चेंज हुई वो इस तरह से डिवाइड हुई, इस तरह से बनी, j इक्वल टू 64 इंटू 4 इंटू 4। बोर्ड मास का तरीका तो याद होगा, 64 डिवाइड बाई 4 इंटू 4। अभी जो हमारे पास बोर्ड मास का तरीका होता है, BOD MAS, बोर्ड मास का तरीका पता है ना? पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे ब्रैकेट तो है नहीं, यहाँ पे ऑफ भी नहीं है, यहाँ पे डिवाइड है, तो 64 डिवाइड बाई 4 16 इंटू 4, समझे आए? 64 वापस आ गया। ठीक है, लेकिन जब हमने ये ब्रैकेट लगाया तब क्या बना? तब हमारे पास ये हुआ, जब हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, एक्सपेंशन हमने इस तरह से किया, तो क्या हुआ? तो हमारे पास ये हुआ, नया वैल्यू बनेगी j इक्वल टू 64 डिवाइड बाय, इन ब्रैकेट 4 इंटू 4, यानी कि जो हमारे पास पहले ब्रैकेट सोल्व होगी, यानी कि ये हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 64, और वैल्यू आ जाएगी। चलो इसको रन करके देखते हैं, जो हमने सोचा क्या वो वही हुआ। तो देखो j इक्वल टू 4 आया, सही है। तो जो हमने पहली बार जब ब्रैकेट्स यहाँ पे नहीं लगाई थी, तो ये इस तरह से एक्सपेंड हुआ था, बाद में ब्रैकेट लगाई तो ये इस तरह से एक्सपेंड हुआ। इसीलिए भी एक हमें यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैक्रोज को हम स्प्लिट कर सकते हैं बैक स्लैश से भी, और कोई रीजंस है कि जब हम डीबग करने लगते हैं तो हमें मैक्रो का एक्सपेंडेड व्यू दिखता है यहाँ पे। ये चीज़ें आप खुद करेंगे। आपको मैं एक तरीका बता देता हूँ कि उसको एक्सपेंड करना है तो वो कैसे करेंगे, सही है। और उसके बाद आप ये खुद भी कर सकते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के दिखाता हूँ इसका। तो ये लो, मैं लेके आ गया आपके लिए मैक्रो विद बैक स्लैशेस अलग अलग लाइन में। ये देखो यहाँ पे मैंने मैक्रो दिया, हैश डिफाइन मैक्रो, नंबर दिया, स्ट्रिंग दिया, एक फंक्शन की तरह लिख रखा है, राइट। और इसके अंदर क्या है? फंक्शन है प्रिंट एफ परसेंटेज नंबर, प्रिंट एफ इज नंबर स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैंने जो यूज़ कर रखा है वो है प्रिंट एफ एंटर द नंबर, नंबर लिया, इफ नंबर एंड वन, मैक्रो किया ओड, नंबर दिया और इवन दिया मैक्रो के अंदर, मैक्रो यहाँ पे नंबर और स्ट्रिंग यहाँ पे ओड या इवन, और वो यहाँ पे जाके वो प्रिंट कराएगा। चलो इसको रन करते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे रन किया, एंटर नंबर किया, मैंने डाला 30। ठीक है, 30 इज इवन नंबर, सही है। और फिर से मैंने नंबर डालूंगा, नंबर डाला मैंने 1, 1 इज ए ऑड नंबर, सही है। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे इसने एंटर किया, मैंने यहाँ पे नंबर एंटर किया, यहाँ पे नंबर आया, एंड किया इसने 1 के साथ, मैक्रो के अंदर गया, नंबर ओड है या इवन है वो चेक किया, और ऊपर गया यहाँ पे, तो यहाँ पे नंबर भी प्रिंट कराएगा और ओड और इवन भी प्रिंट कराएगा, सही है। और ये मैक्रो ही मैंने अलग अलग लाइन में लिख रखा है। होप ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो ये तो हो गया हमारा। अच्छा अभी अब हम अगले कुछ प्रोग्राम्स में जब हम कभी प्रोग्राम लिखेंगे और एक्सपेंड करेंगे ना मैक्रो को या फिर डीबग करेंगे, तब हम देखेंगे कि एक्सपेंशन कैसे दिखता है। तब तक के लिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। अच्छा अभी लास्ट लास्ट जो मैंने प्रोग्राम था आपको मैंने फंक्शन की तरह लिख के दिखाया मैक्रो को, राइट। मैक्रो और फंक्शन में जनरली क्या डिफरेंस होता है? अभी फंक्शन की तरह लिखा तो सही, लेकिन मैक्रो और फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है? तो डिफरेंस यही होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मैक्रो कॉल होता है हमारा, वहाँ पे हमारा प्री प्रोसेसर होता है, वो मैक्रो टेम्पलेट को और मैक्रो टेम्पलेट को जहाँ पे भी मैक्रो टेम्पलेट लिखा होता है वहाँ पे उसको चेंज कर देता है और मैक्रो एक्सपेंशन डाल देता है उसके अंदर। सही है। और फंक्शन क्या कॉल क्या करता है? फंक्शन कॉल उस फंक्शन में जाएगा, फंक्शन को कॉल करेगा, वहाँ पे एक्सपेंड होगा, वहाँ पे स्टैक में एक्सपेंड होगा, उसकी कैलकुलेशन वगैरह होगी और रिटर्न कर देगा। मतलब दोनों अलग अलग है, राइट। एक तो हमारा पहले ही काम हो रहा है कंपाइलर को कॉल करने के से पहले, और मैक्रो में और फंक्शन में कंपाइलर को कॉल करने के बाद फंक्शन एक्सपेंड होता है और ज़्यादा काम करना पड़ता है कंपाइलर को। तो जनरली जो हमारा मैक्रो है वो प्रोग्राम को जल्दी और फास्ट रन करने में यूज़फुल होता है, और जो हमारे फंक्शंस हैं वो फंक्शंस थोड़ा स्लो होते हैं। ठीक है। और जो फंक्शंस होते हैं वो अलग अलग आप लिख सकते हो, और आप मतलब आपको बार बार एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये काम भी हमारा इजी हो जाता है फंक्शंस में। तो वो आप देखो कि आपको मैक्रोज कहाँ पे यूज़ करने हैं, विद आर्ग्यूमेंट्स यूज़ करने हैं, विदाउट आर्ग्यूमेंट्स यूज़ करने हैं, या फंक्शन यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। ठीक है। तो ये सी ने आप यूजर्स पे दे रखा है, यूजर्स को बोल रखा है कि आपको जैसे यूज करना है मैक्रो यूज करना है, मैक्रो यूज करो, आर्ग्यूमेंट्स के साथ या विदाउट आर्ग्यूमेंट्स के साथ या फिर फंक्शंस के साथ या फिर फंक्शंस, वो जैसे भी आपको यूज करना है आप उसे यूज कर सकते हो। इसमें सी आपको कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा अभी हमारे पास एक और तरीका होता है फाइल इंक्लूजन का। अच्छा अब हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स हैं, या फिर हम पुराने किसी प्रोग्राम में ही जाते हैं और प्रोग्राम में देखते हैं ये एस टी डी इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच। मैंने आपको बोला था ना, मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज़ होती है। तो ये भी एक सोर्ट ऑफ मैक्रो ही होता है, लेकिन फाइल इंक्लूजन के लिए होता है। तो इंक्लूड करता है stdio.h। इसके भी दो तरीके होते हैं। ठीक। पहले ये होता है किस लिए? अच्छा हमारे पास बहुत सारी फाइल्स हैं, पुरानी लाइब्रेरी फाइल्स हैं, या फिर जो हम नई फाइल्स बनाएंगे वो एक फाइल उधर होगी, एक फाइल के अंदर हम उसको एक्सपेंड करेंगे या एक्सटेंड करेंगे, तो ये चीज़ें करेंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हैश इंक्लूड। अभी हैश इंक्लूड क्या करते हैं, वो बिगनिंग में लिखते हैं मेन प्रोग्राम फाइल के। तो वो क्या करता है, वो डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स को आपके प्रोग्राम के अंदर एक्सपेंड कर देता है। सही है। तो वो एक्सपेंड करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपके प्रोग्राम से पहले अभी इसके अंदर जितने भी फंक्शंस होंगे अभी आप वो इसके अंदर लिखेंगे तो आपकी प्रोग्राम फाइल बहुत बड़ी हो जाएगी। तो प्रोग्राम फाइल आपने अलग से बनाई, यहाँ पे आपने सिर्फ उसका नाम लिखा और आपका काम खत्म। अभी आप बोलेंगे ये कैसे कर सकते हैं, राइट। अभी देखिए सपोज मेरे पास ये बहुत सारी फाइल्स हैं, जैसे हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ एच ब्ला ब्ला सब बहुत सारी हैं। चलिए मैं आपको एक प्रोग्राम लिख के दिखाता हूँ। मैं इसी प्रोग्राम को ही अपडेट करता हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैं गया अपने प्रोजेक्ट में, सोर्स के अंदर मैंने एक फाइल ऐड कर रहा हूँ, फाइल, और यहाँ पे करूँगा न्यू, एक या एम्प्टी फाइल। ठीक है। डू यू वांट टू ऐड न्यू फाइल? यस। और ये इस फाइल को मैं लिखूँगा टेस्ट सी कोड ब्लॉक्स डॉट सी की जगह इसको मैं कहूँगा डॉट एच, यानी कि एक बनाऊंगा एक हेडर फाइल। ठीक है। इसको कर दिया मैंने सेव, यहाँ पे आया मेरा ये, इसको कर दिया मैंने ओके। अब ये देखो यहाँ पे एक नया फोल्डर बन गया हेडर का, राइट, और यहाँ पे एक हेडर फाइल आ गई। अब जो ये वाला पूरा पोर्शन है इसको मैं करूँगा यहाँ से कट। ठीक है। यहाँ पे डाल दिया मैंने इसमें। सही है। अभी क्या करना है मुझे, जो मेरे पास ये हेडर फाइल है, यहाँ पे मेरे पास कोड फाइल है, मैं दोनों को करूँगा सेव, और मैं इसको करूँगा जो हमारे कोड फाइल डॉट सी है उसके अंदर मेन है ना, तो मेन रन होगा। रन करने की कोशिश करता हूँ, अरे इसके में मैक्रो में इशू आ गया, राइट। अभी मैं क्या करूँगा, ये देखो अभी ये मेरे पास नाम है टेस्ट कोड ब्लॉक डॉट एच, ये टेस्ट कोड ब्लॉक डॉट सी। अब मैं करूँगा हैश इंक्लूड, और इसके अंदर करूँगा टेस्ट कोड ब्लॉक डॉट एच। देखो अपने आप आ गया, किया मैंने एंटर, और मैं अभी इसको करूँगा एग्जीक्यूट। तो ये मैं कर रहा हूँ एग्जीक्यूट।
एंटर द नंबर, एंटर ए नंबर 23 और एंटर। 23 इज ओल्ड, ओड, राइट। अभी इससे थोड़ी देर पहले जब मैंने ये चीज़ नहीं डाली थी, इसको मैं करता हूँ दोबारा से कमेंट आउट, ठीक है। मैंने इसको किया कमेंट आउट और मैंने इसको टेस्ट किया दोबारा से, यहाँ पे फिर से मैक्रो का इशू आया। समझ में आया ना इसने क्या किया। अच्छा, अभी जो मैंने इस टेस्ट ब्लॉक के अंदर मैंने इंक्लूड कर रखा है, लेकिन मैंने यहाँ पे ये डाल रखा है एंगुलर ब्रैकेट्स, लेकिन यहाँ पे मैंने ऐड किया है, ये मैंने वो डाल रखा है डबल कोट्स, राइट। अब इसका क्या मतलब होता है, ये तो हो गया मेरा फाइल इंक्लूजन का तरीका। एक मैंने बनाया सोर्स के अंदर बनाया, एक मैंने हेडर फाइल बनाई, एक मैंने सी फाइल बनाई। ये हेडर फाइल होती है, मतलब सबसे हेड पे रहेगी। तो देखो ये यहाँ पे डाली, सबसे अच्छा तरीका है सबसे ऊपर रख दो, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे नीचे रखोगे तो चलो आपको नीचे रख के भी दिखाते हैं कि क्या होता है। कंट्रोल एक्स, यहाँ पे रख दी मैंने नीचे, ठीक है। अभी ये यहाँ पे एक्सपेंड होएगी, यहाँ पे एक्सपेंड होएगी तो इसको तो मिलेगा नहीं कुछ भी। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखो फिर से इश्यू आ गया। आप बोलोगे यार डाल तो रखी है, लेकिन भैया वो यहाँ पे नीचे एक्सपेंड हो रही है ना, ऊपर एक्सपेंड नहीं हो रही। ऊपर एक्सपेंड करने के लिए, क्योंकि इसको तो चाहिए ना कि प्री डिफाइंड हो कोई चीज़, कंपाइलर को तो बताना पड़ेगा ना। तो कंपाइलर को बताने के लिए हमने इसको टॉप पे रख दिया कि भैया यहाँ पे है हमारे पास एक फाइल जिसके अंदर ये सब कुछ है, तो उसको सबसे ऊपर एक्सपेंड कर दो और फिर इसको रन करो। इसको रन किया तो हमारे पास नंबर आ गए, सही है। तो ये चीज़ होती है, तो सबसे ऊपर रखते हैं एक्सपेंशन के लिए। अच्छा, तो ये चीज़ तो आ गई, हमने क्यों इन्वॉल्व किया और कैसे इन्वॉल्व किया। अभी जो हमारे पास दो तरीके थे, तो हमारे पास हैश इंक्लूड फाइल नेम डबल कोट्स के अंदर और हैश इंक्लूड फाइल नेम इसके अंदर एंगुलर ब्रैकेट के अंदर। ये क्या करता है, तो जो हमारा हैश इंक्लूड डबल कोट्स के अंदर होगा, वो होगा वो गो टू डॉट सी या फिर फाइल नेम डॉट सी को करंट डायरेक्टरी के अंदर फाइंड करेगा। करंट डायरेक्टरी मतलब जो मेरे पास यहाँ पे फाइल थी, ये देखो सी प्रोजेक्ट के अंदर जो करंट सी प्रोजेक्ट की जो फाइल है, करंट डायरेक्टरी यही हुआ, सी प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है। इस डायरेक्टरी के अंदर दो फोल्डर बने हैं, सोर्स और हेडर, ठीक है। ओपन मैंने ओपन किया फाइल को प्रोजेक्ट के अंदर, देखो डी डेव सी प्रोजेक्ट के अंदर ये ये इस फोल्डर के अंदर ये देखो डॉट सी बना डॉट एच बना। अगर आपको वैसे नहीं पता लग रहा तो मैं आपके लिए ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने डी के अंदर आया, यहाँ पे डेव में आया, ठीक है। डेव के अंदर यहाँ पे आया मेरे पास सी प्लस प्लस सी के प्रोजेक्ट्स ऊपर वाले में, यहाँ पे सी के प्रोजेक्ट्स, ये देखो यहाँ पे डॉट सी बना डॉट एच बना, दो फाइल बन गई थी जो मैंने डॉट एच बनाई आपके लिए। तो इसी डायरेक्टरी के अंदर इसने चेक किया, और जब मुझे इस डायरेक्टरी के अंदर चेक नहीं करना तो मैं क्या करूँगा, तब मैं सीधा ये लगा दूंगा। तो जो मेन डायरेक्टरी होगी ना, जो स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी होगी, वो वहाँ पे चेक करेगा सिर्फ, ये एंगुलर ब्रैकेट। तो जनरली हम ये लगाते हैं अगर हम खुद हेडर फाइल बनाते हैं, वरना हम ये लगाएंगे, सही है। इसको भी करके देखना, एक बार ट्राई करना खुद से बना के। चलिए आज के वीडियो में बस यही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कोई कमेंट्स हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए, या फिर आप मुझे मेल भी लिख सकते हैं अगर आपको कुछ और जानना है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।